तो ये भी चांसेस थे कि हो सकता है सी सेक्शन हो सकता है कि नॉर्मल हो, दोनों चांसेस है। दोनों के लिए मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था। और उस दिन 5 लेबर के लिए लेडीज थी वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ओ माय गॉड। 6:30 पर बहुत क्रूअल पेन आना शुरू हो गया था। हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। सो कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे से होंगे और हमारे ब्लॉग्स एंड वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी रिसेंटली ही मैंने मेरी बेबी गर्ल को डिलीवर किया है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और ये मेरी सेकंड नॉर्मल डिलीवरी थी। जी हाँ, मेरी पहली बेबी अनिका वो भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुई थी और अभी दूसरी बेबी चीकू वो भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुई है। और कैसे रही मेरी ये वाली डिलीवरी, मैंने डिलीवरी के लिए क्या किया, ये सब तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आज जो ये वीडियो है, दिस इज़ ऑल अबाउट माई नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी, यानी कि ये जो डिलीवरी थी ये कैसे हुई, क्या क्या हुआ डिलीवरी के दौरान, कैसे मैंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया एंड एट दैट मोमेंट जबकि नॉर्मल डिलीवरी मेरी इस बार पॉसिबल नहीं थी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे इशू थे एंड रिस्क के साथ में मैंने कैसे इस बार अपनी बेबी को डिलीवर किया, वो भी नॉर्मली। लास्ट मिनट ऐसा कौन सा मिरेकल हो गया जिससे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई, वो भी 5 घंटे के अंदर ही हो गई। लेबर पेन शुरू होती ही 5 घंटे में डिलीवरी मेरी हो गई। ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, आई नो, और इस वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे जो डर हैं नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के, वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ ना, तो फिर कोई भी मदर, कोई भी वुमेन, कोई भी लेडी वो चीज़ कर सकती है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आपको डिलीवरी के बारे में बताऊं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बट आज मैं अभी जब ये सोच रही थी और मैंने ध्यान दिया कि मैंने सेम वही कुर्ता पहना है जो मैंने उस दिन पहना था, तो मैंने कहा लगता है आज वो स्पेशल डे आ ही गया है। तो फटाफट से अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं उस दिन से जब मेरी डिलीवरी हुई और उसके एक दिन पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास। शॉर्ट में अभी आपको बता रही हूँ कि पहले क्या क्या हुआ था, और बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आप चाहो तो जो प्रेगनेंसी सीरीज बेबी ऑन बोर्ड की जो ब्लॉग्स है वो आप देख सकते हो, मेरी पूरी जर्नी जानने के लिए कि कैसे शुरुआत हुई और डिलीवरी तक क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ से क्या किया मैंने, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा। एनीवेज, तो मैं शुरुआत करती हूँ उस दिन से जब डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बताया कि मेरा जो सर्विक्स है अभी वो सॉफ्ट होने लग गया। तो 35 वीक मेरा चल रहा था और डॉक्टर ने मेरा जो फर्स्ट पेल्विक एग्जाम था वो 35 वीक पर ही किया उन्होंने, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े से पेन आना शुरू हो गए थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे हल्के हल्के से पेन आना शुरू हो गए हैं, पीरियड क्रैम्पिंग जैसा पेन आना शुरू हुआ है और हफ्ते में 2 बार हुआ, उसके बाद फिर हफ्ते में 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, इस तरीके से। तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो पेन है ये प्री लेबर वाले पेन है, हल्के हल्के से आते हैं और ये फाइनल ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम है उनमें ही काउंट किए जाते हैं, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल उन्होंने मेरा पेल्विक एग्जाम किया 35 वीक्स पर ही, और सेम डे मेरा स्कैन भी हुआ था 9th को। मेरा 5th सोनोग्राफी थी मेरी प्रेगनेंसी की, और वो भी स्पेशली इसीलिए की गई थी क्योंकि डॉक्टर ये चेक करना चाहते थे कि मेरे सर्विस ओपनिंग की कंडीशन क्या है। जब उन्होंने मेरा पेल्विक एग्जाम किया, टेस्ट किया, तो उन्होंने बताया कि सर्विक्स मेरा काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा है। इट मीन्स की ओपनिंग स्टार्ट हो गई है और मेरी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 वीक के अंदर ही हो जाएगी। और जो सोनोग्राफी मेरी हुई, जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें ये डिटेक्ट हुआ कि बेबी ने जो उसकी कॉर्ड है उसे नेक के अराउंड उसने लपेट रखा है, यानी कि सिंगल लूज लूप दिखाई दे रहा था। अब सिंगल लूप था बट लूप तो था ना बेबी के नेक के अराउंड, मतलब कि बेबी ने जो नाल था उसको लपेट करके रखा हुआ था ऐसा हल्का। ऑल्सो जो मेरा हीमोग्लोबिन था वो 10.5 था अभी, और विटामिन डी का डिफिशियंसी वाला टेस्ट भी हुआ था, वो नॉर्मल आया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे थी। एंड देन जो मेरा पेल्विक एग्जाम हुआ था 35 वीक्स पर, और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा ब्राउन कलर का म्यूकस डिस्चार्ज ऐसा आया वेजाइना से 3-4 दिन के अंदर ही। मैंने डॉक्टर को बताया कि ये क्या है, मैं काफ़ी वरिड थी, और मुझे पता चला कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूकस प्लग। पूरे तरीके से बाहर नहीं आया है लेकिन थोड़ा सा आया है, तो इट मीन्स की डिलीवरी जल्दी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मुझे अलर्ट रहना है उस चीज़ के लिए। 2 दिन के बाद ही बिल्कुल हल्की से स्पॉटिंग भी आई
और मेरी नेक्स्ट विजिट यानी जो कि 37 वीक पर हुई थी, मैंने उसमें डॉक्टर को ये चीज़ मेंशन भी किया, 37 वीक 1 डे पे मेरी ये विजिट थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सब कुछ नॉर्मल है और ये चीज़ जब मेरी बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही है, डिलीवरी के नज़दीक है, तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। और उन्होंने मुझे वापस से एग्जामिन किया, पेल्विक एग्जाम किया मेरा। तो ये मेरा सेकंड पेल्विक एग्जाम था प्रेगनेंसी का। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मेरे सर्विक्स की ओपनिंग है 2 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। मेरा एक NST टेस्ट भी हुआ था इसके पहले भी, सेम डे भी हुआ NST, कि बेबी की मूवमेंट्स और फिटल हार्ट रेट एंड ऑल्सो जो कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील हो रहे हैं उसे काउंट करने के लिए। तो जो मॉनिटर था उसमें कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं आए थे, लेकिन बेबी की जो मूवमेंट थी वो नॉर्मल थी। तो एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ, कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे पेन हल्का हल्का सा फील हो रहा था, बॉडी बहुत हैवी फील हो रही थी और कुछ भी और सिम्टम नहीं थे यहाँ तक, और पेन भी इतना नहीं था कि मैं बिल्कुल सह ना पाऊँ। फिर उसके बाद जब मैं घर गई तो घर जाते से ही मुझे थोड़ा अजीब लगने लग गया, और डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कि आज जो पेल्विक एग्जाम हुआ है इसके बाद मुझे ब्लीडिंग भी आ सकती है, तो मुझे परेशान नहीं होना है बिकॉज ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो मैं प्रिपेयर तो थी कि ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग रात में हुई। अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा सा म्यूकस डिस्चार्ज हुआ, बिल्कुल डार्क ब्राउन एंड रेडिश कलर का पूरा इतना बड़ा म्यूकस डिस्चार्ज आया, और वो म्यूकस प्लग था जो कि पूरी तरीके से बाहर आ चुका था। मैं बस सोच ही रही थी कि डॉक्टर को ये पिक्चर भेजती हूँ कि व्हाट्सएप पे मुझे पता चल जाए कि क्या है और ऐसा ऐसा हुआ, बस मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। और मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि ऐसा कुछ हुआ। मुझे पूरा दिन, मतलब पूरी रात और फिर नेक्स्ट डे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ पीरियड्स वाला जो पेन होता है ना लोअर एब्डोमेन में यहाँ पर नीचे, तो वो फील हो रहा था, क्रैम्पिंग जैसा फील हो रहा था और अजीब सा लग रहा था, कुछ सही नहीं ऐसा लग रहा था, बस समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, लाइक एक अपने को होते हैं सेंसेस फील हो जाते हैं, तो वो ऐसा लग रहा था। और मैं अपने वीडियोस वगैरह में ही लगी थी एंड मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया, वीडियोस एडिट कर रही थी, फ़ोन ऑफ हो गया, फ़ोन चार्जिंग पे डाला एंड एकदम अच्छे से याद है शाम के 5:20 का टाइम था, 5:20 हो रहे थे। मैं थोड़ा देर पहले इनका मेरे पास आई, खेल के गई, मम्मा ये मम्मा वो सब कुछ करके गई। मैं बस लेटी हुई थी, और जैसे ही मैं उठने को हुई कि मैं जाऊं और फ़ोन चार्जिंग से निकालूं और देखूं कितना % मेरी बैटरी चार्ज हुई फ़ोन की एंड काम स्टार्ट करूं, सडनली मेरा वाटर ब्रेक हो गया। और इतनी तेज़ी से, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था वाटर ब्रेक कैसा होता है, कैसा फील होता है, हाउ टू मॉनिटर, हाउ टू चेक, कुछ नहीं पता था। और बस जल्दी 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 ऐसे की तरह टैप खोल दिया हो, इतनी तेज़ी से पानी आना स्टार्ट हो गया पैरों के बीच में से। मैं बस बैठी हुई थी यहाँ बेड पे और पैरों को ऐसे स्ट्रेट करके बैठी हुई थी, और पैरों के बीच से बहुत सारा पानी आना शुरू हो गया। मैं जैसे मूव हो रही थी पानी बहुत आ रहा था बाहर, और उठने की कोशिश कर रही थी या फिर बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी तो पानी बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा था। सो ऐसे मोमेंट पे जब आपको वाटर ब्रेक हुआ है, अगर आप बैठे हुए हैं तो प्लीज़ आप बैठे रहें, एकदम से उठने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अंदर की मेम्ब्रेन जो रप्चर हुई है उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाए। किसी की हेल्प लें, आप अपने आप को कवर करें टॉवल से, अपने आप को सुखाएं। मेरे साथ भी हुआ, मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे, पूरा बेड भीग चुका था, और मैंने नीचे एक बेडशीट लगाई थी मोटी वाली, वो पूरी भीग चुकी थी, मतलब काफ़ी सारा वाटर वहाँ पर मेरा बाहर आ चुका था। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था कि अगर वाटर ब्रेक होता है तो मुझे किस तरीके से प्रिपेयर होना है। पहले हुआ ही नहीं था, पहली प्रेगनेंसी डिलीवरी जब हुई तो वाटर ब्रेक डॉक्टर ने किया था डिलीवरी के टाइम पर ही। समवेयर मैं बहुत चिल भी थी कि नहीं अब डिलीवरी का टाइम आ गया है और अब मेरी डिलीवरी हो जाएगी कुछ ही घंटों के अंदर। जब मुझे पता चला था कि 2 वीक में डिलीवरी होने वाली है तो मैंने हर तरीके से कि नॉर्मल डिलीवरी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बेबी का जो कॉर्ड है वो नेक के अराउंड, सब चीज़ों से अपने आप को मैंने प्रिपेयर कर लिया था, हर तरीके से अपने आप को मैंने मजबूत कर लिया था कि मुझे डरना नहीं है और हिम्मत नहीं छोड़ना है। तो आपको भी ऐसा करना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो प्लीज़ आप डिलीवरी के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचो, और किसी तरीके से अपने आप को होल्ड करो और हिम्मत रखो, क्योंकि यही हिम्मत आपको डिलीवरी के टाइम आपको साथ देगी और आपको डिलीवरी के लिए भी मजबूत रखेगी, स्ट्रॉन्ग रखेगी। यही चीज़ मैंने भी किया, अपने हस्बैंड को कॉल किया और मम्मी को आवाज़ दे रही थी। मतलब उस समय ऐसा था, मैं आवाज़ दे रही थी खोलो खोलो भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। इट वॉज अ फनी मोमेंट उस टाइम पर। फिर 15 मिनट के बाद मेरी मम्मी आई, क्या हुआ, तुमने आवाज़ दी क्या? फिर मैंने को बताया मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, और पापा को बताया तो पापा को मैंने बोला कि सफल को कॉल करो फटाफट से, अभी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल भागना पड़ेगा फटाफट हमको, क्योंकि घर पे नहीं कर सकते। वाटर ब्रेक होने के बाद में आप घर पे रुक नहीं सकते, आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होते हैं बहुत तेज़ी से एयर के थ्रू आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र होने लगते हैं और बेबी को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, डॉक्टर से बात करो, घर पर मत रहना ऐसे मोमेंट पर।
हम भी फिर घर से निकले, हमारा सब सामान पैक ही था, कुछ फाइनल चीज़ें थी जो कि पैक करनी थी और वो रह ही गई। उसी कंडीशन में हम यहाँ से निकले। मेरे हस्बैंड आए, वो भी फटाफट वहाँ से भाग गया जब उन्हें पता चला इमरजेंसी। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल वॉज फार अवे फ्रॉम आवर हाउस जहाँ हम रह रहे थे, बट स्टिल 45 मिनट्स लगे हमें हॉस्पिटल पहुँचने में। और थर्सडे का दिन था और मैंने ये एक ड्रेस पहनी थी और भगवान का नाम लेते बस जा रही थी, साईं बाबा कृपा करना और भगवान जी सब कुछ अच्छा करना। तो हॉस्पिटल हम गए और इमरजेंसी में मैंने एंटर किया और एवरीवन वाज सो शॉक्ड कि अभी कल तो आप आए थे और आप रूटीन विजिट के लिए आए थे और अचानक आज क्या हुआ। और फिर वहाँ पर मेरा अगेन एक पेल्विक एग्जाम हुआ। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर चेक करते हैं इंटरनली, तो जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल थे जो इमरजेंसी में होते हैं। सब ने मुझे ट्रीट किया, फटाफट से एनएसटी लगाया उन्होंने, ब्लड प्रेशर काउंट हुआ और मेरा ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट सब कुछ काउंट हुआ, बीपी वगैरह लगाया उन्होंने चेक करने को, सब कुछ नॉर्मल था। और एनएसटी में जो बेबी मूवमेंट थी वो भी नॉर्मल थी। कॉन्ट्रैक्शन का लेवल मॉनिटर नहीं हो रहा था अभी तक, मुझे जो पेन फील हो रहे थे वो मॉनिटर नहीं हो रहे थे। ये करने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि कुछ फ्रेश ब्लड सा दिख रहा है, बट बेबी का हेड काफ़ी ऊपर है। मतलब उन्होंने चेक किया अच्छे से और पता चला कि बेबी का हेड तो अभी काफ़ी ऊपर है, बेबी ने हेड एंगेज किया ही नहीं था। अब इस मोमेंट में क्या करें, तो इमरजेंसी में 35 मिनट्स रहने के बाद में फिर मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ करवाई और एडमिशन वगैरह उन्हें करवा लिया था क्योंकि अब डिलीवरी होनी ही थी। और फॉर्मेलिटीज़ के बाद में मुझे ऊपर लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। लेबर रूम में शिफ्ट करने के बाद मुझे फटाफट से क्विकली चेंज करवाया गया। जो बेसिक टेस्ट वगैरह होने थे वो उन्होंने देख लिए, रूटीन चेकअप वाले जो चीज़ें होती, बाकी सब तो एक दिन पहले हो ही चुका था तो ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पर। एंड मेरा जो प्राइवेट पार्ट था उसे भी क्लीन करवाया गया। तो ये भी चांसेस थे कि हो सकता है सी सेक्शन हो सकता है कि नॉर्मल हो, दोनों चांसेस है। दोनों के लिए मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था। और इसके बाद मुझे एनिमा भी लगाया गया। इतना बड़ा पाउच टाइप का पैकेट था जिसमें कुछ वाटर जैसा जेल था और एक इतनी बड़ी पिन थी जिसे इंसर्ट किया जाता है एनएस में लगा करके, और फिर पूरा वो वाटर जो जेली होती है, जो वाटर होता है उससे अंदर डालते हैं, जिससे कि आपका जो पॉटी वगैरह होती है अंदर वो मोशन क्लियर हो जाता है। और वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे स्टूल पास हो जाए तो दिक्कत हो सकती है एंड अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये किया ही जाता है। उसके बाद मुझे मोशन हुआ, मैं वॉशरूम गई और करके आई। और मेरा जो वाटर लीकेज था वो अभी तक कंटिन्यूसली हो ही रहा था। मुझे अंडर पैड दिए गए, पैड्स लगाए गए। देन वहाँ पर वो एक्चुअली ऐसा लेबर रूम था हमारे हॉस्पिटल का, वहाँ पर 5 बेड दिए गए थे। एक साथ 5 लेडीज़ को रखा जा सकता था उस लेबर रूम में और डिलीवरी की जा सकती थी। और उस दिन थर्सडे का दिन था और उस दिन 5 लेबर के लिए लेडीज़ थी वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ओ माय गॉड, एंड आई वाज फीलिंग लाइक मुझे इतना पेन हो रहा है, मेरे साथ उसे भी पेन हो रहा है और उसे भी पेन हो रहा है। लाइक अपना पेन फील करने के साथ किसी दूसरे का भी पेन मैं फील कर रही थी। तो मेरा जो ये जो फीलिंग थी वो डबल हो चुकी थी यार। और बाप रे, एक साइड में मुझे मोटिवेशन भी फील हो रहा था कि यार मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है जो डिलीवर करने वाली है अभी अपना बेबी। लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे उसकी चीखें, उसकी जो आवाज़ें थी वो सुन करके अपने लिए लग रहा था बाप रे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, वो सब कुछ इकट्ठा हो गया था। देन मुझे मेन लेबर रूम में शिफ्ट किया गया क्योंकि मेरा इमरजेंसी केस हो गया था। और मैंने चेंज तो कर लिया था, बाल वगैरह भी मैंने बांध लिए थे, हेयर कैप लगा लिया था और मुझे अब खाना ऑफर हुआ, पानी ऑफर हुआ। मैंने इसके बाद सब कुछ मना हो गया, तो कुछ भी खाना नहीं था, कुछ भी पीना नहीं था क्योंकि चांसेस ये भी थे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है एंड तक तो इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाएगा बिकॉज बेबी का हेड काफ़ी ऊपर है। मैंने हस्बैंड से बात करी और कि अब लेबर होने वाला, हस्बैंड तो अलाउड थे ही नहीं अंदर वहाँ पर, तो मुझे अकेले ही सारी जंग जीतनी थी। इसके बाद मुझे आईवी लगाई गई, तो आईवी पूरी रात लगी थी और साथ में मुझे एनएसटी भी लगाया गया, साथ साथ मशीन मेरे टमी पे लगाई गई जो कि बेबी का मूवमेंट्स कैप्चर कर रही थी और मेरे जो कॉन्ट्रैक्शंस थे उसे भी मॉनिटर कर रही थी। डॉक्टर ने अगेन एंड अगेन पेल्विक एग्जाम किया। डिफरेंट डॉक्टर्स अपने अपने हिसाब से सब ने अपने अपने लेवल पे चेक किया। बेबी का हेड ऊपर, एवरी टाइम बेबी का हेड ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन अभी भी मॉनिटर नहीं हो रहा था, अभी भी चेक नहीं हो रहा था। मुझे पेन आ रहे थे, मैं बता रही थी मुझे पेन आ रहा है, मुझे फील हो रहा है। मैं उनको ड्यूरेशन भी बताती जा रही थी कि अब इतने इंटरवल पे पेन है, अब इतने इंटरवल पे आया, लेकिन मॉनिटर नहीं हो रहा था। एनएसटी कंटिन्यूस मुझे लगा के रखा गया था रात तक, ओवरनाइट। और 2-2:30 बजे के आसपास की बात है कि जब मुझे
पेन इंड्यूस किया गया। और ये जो पेन इंड्यूस किया गया, मुझे आर्टिफिशियल पेन दिया गया, ये आईवी के थ्रू दिया गया था। मुझे ग्लूकोज की बॉटल लगी हुई थी, आईवी लगी हुई थी और आईवी के थ्रू ही मुझे लिया गया था। कैनुला मेरा यहाँ पर लगाया हुआ था, यहाँ पर अभी भी आपको निशान दिखेगा, यहाँ लगाया हुआ था। यहाँ नहीं लगाया था उन्होंने, बिकॉज उन्होंने कहा जब आपको पेन आता है तो आप उस समय होल्ड नहीं कर पाते हो अपने हाथों को और हाथ यहाँ वहाँ फेंकते हो, तो ये निकलने का डर रहता है या फंसने का डर रहता है और इंजरी हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैनुला लगाया हुआ है। और फिर आईवी के थ्रू उन्होंने मुझे जो पेन वाली मेडिसिन थी वो दी, पेन इंड्यूस किया मुझे। तो सेफेस्ट वे होता है आईवी के थ्रू लगाना एंड जेल से इंड्यूस करना। फिर उसके बाद जो पेन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं सो जाती थी, पेन आता था, उठ जाती थी, नींद आती थी, सो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला आप सो जाओ, आप किसी तरीके से सो जाओ, क्योंकि अभी जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी डिलीवरी में जाने वाली है और आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो मैं सो जा रही थी, मैं नींद भी आ रही थी, आई डोंट नो कैसे आ रही थी नींद, लेकिन आ रही थी। हो सकता है कि मेडिसिन का असर रहा होगा बॉडी में। और ब्लीडिंग भी मुझे होने लग गई थी। डॉक्टर ने बताया मुझे ड्यूरिंग पेल्विक एग्जाम कि मुझे फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है अंदर से, वो क्यों आ रहा है उसका रीज़न नहीं बताया उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। डॉक्टर से बात हुई, मेरी जो मेन डॉक्टर थी उनसे बात हुई और उन्होंने फिर अकॉर्डिंगली उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप ऐसा ऐसा करो। अब मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता कि उन लोगों की क्या कम्युनिकेशन हुई थी, लेकिन जो मैंने सुना मैं आपको वो चीज़ यहाँ बता रही हूँ। और मुझे पैड्स वगैरह लगाया जा रहा था, अंडर पैड लगाए जा रहे थे। एक तो वाटर लीकेज चल ही रहा था, कंटिन्यूअस चल रहा था, मतलब शाम को 5:20 से ओवरनाइट, देन उसके बाद जब तक डिलीवरी नहीं हो गई मॉर्निंग तक चल ही रहा था। मिडनाइट के जो एनएसटी के जो बेबी मूवमेंट्स थे उसमें उन्होंने मुझे बताया कि बेबी स्लीपिंग पोजीशन में जा रहे हैं, आप मैक्सिमम लेफ़्ट साइड में टर्न करके और ब्रीथ करो, काफ़ी लंबी लंबी ब्रीथ करो और लेफ़्ट साइड को ही रहो आप, जिससे कि बेबी को ऑक्सीजन मिलती रहे आपकी बॉडी से, क्योंकि अभी वाटर लीकेज हो चुका है काफ़ी सारा। जो उन्होंने मुझे बोला मैं वही कर रही थी। यहाँ तक भी बेबी का हेड बहुत ऊपर था। तो यहाँ पर डॉक्टर ने अपनी गाइडलाइन दी मुझे कि जैसे जैसे मुझे पेन फील हो रहा है ना, मुझे पेन आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, उसी दर्द पे मुझे हल्का सा पुश करना है। जैसे कि कुछ बाहर हम आउट कर रहे हैं, जैसे कि पॉटी के टाइम पर हम प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो बस उसी तरीके का मुझे थोड़ा सा प्रेशर देते रहना है एवरी टाइम जब भी मुझे पेन आता है। उससे बेबी का हेड नीचे आने में हेल्प मिलेगी, बेबी बहुत ईजिली नीचे आ जाएगा। तो मैं बस वही करती जा रही थी। 6:30 मॉर्निंग की बात है, पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई। मॉर्निंग से मुझे पेन स्टार्ट हो गए, मतलब लिटरली जो पेन होता है वो 4:30 से कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर होना शुरू हो गए थे एंड देन 6:30 पर बहुत क्रूअल पेन आना शुरू हो गया। तो जो एक्चुअल लेबर पेन होता है वो शुरू हो गया था और डॉक्टर आके देखते ही जा रहे थे कि कितने कितने इंटरवल पे पेन आ रहा है। 4 o'clock से उन्होंने काउंट करना शुरू किया था, 4:30 से पेन इंटेंस होना शुरू हुए थे एंड जो एक्चुअल लेबर पेन होता है, एक्टिव लेबर जो होता है, वो मेरा 6:30 से शुरू हो गया था। सो अर्ली मॉर्निंग के जो 3 बजते हैं उस टाइम पर जो मेरा सर्विक्स था वो 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। और जैसा कि मैंने डॉक्टर से बात करी थी कि मुझे एपिड्यूरल लेना है, लेकिन जब वहाँ मैंने मेंशन किया कि मुझे एपिड्यूरल दीजिए, मुझे पेन तेज़ हो रहे हैं, और वहाँ डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने बताया कि अभी मेरा सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। मैं ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ में आई थी, 4.2 सेंटीमीटर हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में एपिड्यूरल देना सही नहीं है, क्योंकि हमें उसकी डोजेस बढ़ानी पड़ेंगी और अगर डोजेस बढ़ाया तो डिलीवरी तो हो जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सिक फील करोगे, आपका पैर सुन्न हो सकता है, बेबी स्लीपिंग मोड में जा सकता है, मतलब सोता हुआ पैदा होगा। ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात हुई थी, आप मुझे एपिड्यूरल दीजिए। इतना लेट भी हो गया था, लेट से उन्होंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया मेरे कहने पे, और आई डोंट नो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं आ पाए। मतलब लिटरली आई वाज वंडरिंग कि मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैं बोलती जा रही थी मुझे प्लीज़ आप एपिड्यूरल दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। बहुत सारे फॉर्म्स पे उन्होंने मुझसे साइन भी करवाया इन बिटवीन दैट कॉन्ट्रैक्शन वाला जो चल रहा था मेरा पीरियड, लेकिन डॉक्टर एंड तक नहीं आ पाए। 6:30 पर मेरा जो यूट्रस था ये 6 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था और पेन बहुत तेज़ आने लग गए थे, बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए थे। इसके बाद टाइम कैसे बीता मैं नहीं जानती। 8:30 9:30 तक पेन बहुत आ गया था, बहुत ज़्यादा आ गया था, और मुझे नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी इनहेल करने के लिए दिया गया था वहाँ पर मास्क के थ्रू। वो इनहेल करना था जिससे कि मुझे पेन थोड़ा कम फील होता, लेकिन वो भी वर्क नहीं कर रहा था। मैं जितनी बार कोशिश कर रही थी उतनी बार मुझे पेन में और दिक्कत हो रही थी, तो वो भी काम नहीं आया।
वो भी फेल हो गया। और उसके बाद 9:30 पर मैंने गिव अप कर दिया। और उसके बाद वो हुआ जो शायद डॉक्टर ने भी नहीं सोचा था और मैंने भी नहीं सोचा था कि ये होगा। और मैं बेबी का हेड अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर था और जो मेरा यूट्रस था ये 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी आप सी सेक्शन परफॉर्म करो बिकॉज आई कैन नॉट बेयर दिस पेन और विदाउट एपिड्यूरल मैं नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे इतना पेन हो रहा है। बस डॉक्टर ने बोला कि मेरे इतनी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। 8 सेंटीमीटर यूट्रस डायलेट हो चुका है, सर्विक्स का मुंह खुल चुका है, पूरा ओपन हो चुका है। और अगर अब मैंने गिव अप कर दिया तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने इतना पेन क्यों झेला, तो सी सेक्शन तो मेरा रात को ही हो जाता। बस उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, डॉक्टर ने मुझे समझाया, वो आके मुझे देख कर के गई कि बेटा ऐसा नहीं होता है और आप कर सकते हो, आप कर लोगे, आई नो यू कैन डू इट। और आपने इतना पेन झेल लिया बिना एपिड्यूरल के, आपने कर लिया यहाँ तक और हो जाएगा। जैसे ही पेन आता है आपको वैसे ही पुश करना है। वहाँ जो सिस्टर थे वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे एकदम सही गाइड किया कि पैरों को उठा करके, दोनों थाइस को मुझे उठा करके एकदम सेपरेट करना है। और थाइस के नीचे ये जो सपोज ये थाइस है हमारी, इसके नीचे मुझे हाथ रखना है ऐसे और थाइस को अंदर की तरफ पुश करना है, दोनों साइड ऐसे हाथ रखना है थाइस पर, नीचे की साइड से पीछे से लाके और उसको पीछे की तरफ पुश करना है। और नीचे वाली जो लोअर बॉडी है उसे बाहर की तरफ करना है। और जितना मैं प्रेशर लगा सकती हूँ, जितनी मैं ताकत लगा सकती हूँ अंदर से, उतनी ताकत लगा करके मुझे बाहर पुश करना है। बस मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर सही कह रही है और मैंने बहुत मेहनत करी, अभी तक मैंने बहुत पेन झेल लिया है। रात से मैं यहाँ पर एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। मॉर्निंग से मुझे पेन आना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। बेबी के लिए, मैं बेबी को बाहर लाने के लिए, सेफली बाहर लाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी। कितनी बार उठना था, बैठना था, मूव होना था और मैं वो चीज़ कर रही थी। बार बार डॉक्टर आकर के पेल्विक एग्ज़ाम करके जा रहे थे, मैं वो भी उसमें कोऑपरेट कर रही थी। पेल्विक एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आपकी बॉडी को, लोअर बॉडी को बहुत ढीला छोड़ना होता है। आप जितना ढीला छोड़ोगे ना, जितना लेग्स को स्प्रेड करोगे, उतना ही आसानी रहती है और आपको पेन फील नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को सोच के आप डरना मत। बस कुछ ऐसा हुआ एकदम अचानक से, क्या मिरेकल कर दिया डॉक्टर ने। और सिर्फ उन्होंने जो बात कही थी ना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे हिम्मत रखनी है, सारे कॉन्ट्रैक्शन को मुझे यूज़ करना है, एक भी कॉन्ट्रैक्शन वेस्ट नहीं करना है, इसी पोजीशन में रहना है। जो डॉक्टर ने, जो नर्स ने मुझे पोजीशन बताई, उसी पोजीशन में लेग्स को, थाइस को होल्ड करके ही मुझे पुश करना है। और जितनी ताकत लगा सकती हूँ अपनी बॉडी से, जितना सोच सकती हूँ उस कॉन्ट्रैक्शन पे, हर एक कॉन्ट्रैक्शन पे मुझे पुश करना है, पुश आउट करना है। मैंने बस वही किया। बेबी का हेड ऑटोमेटिकली नीचे आया, अपने आप बेबी नीचे आ गया हर बार ऐसा करने के बाद में। और विदिन 1 आवर, मतलब 10:30 के बाद इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। और उसके बाद फटाफट से मेरा जो सर्विक्स था वो 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ और 10:30 के बाद तो बस मिरेकल हो गया। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। इसके बाद 1 पुश, 2 पुश, तीसरा पुश, बेबी ऑलमोस्ट बाहर था, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया। बेबी बाहर आने के बाद वापस से अंदर चला गया एंड एवरीवन वाज लाइक क्या कर दिया मैंने। डॉक्टर ने वापस से मुझे हिम्मत दी, बोली एक और बार और हो सकता है। मैं गिव अप कर चुकी थी, नहीं अब नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती, मुझे इतना पेन है, प्लीज़ कुछ करो और बेबी को बाहर निकालो। मैं कसम खाती हूँ मैं दोबारा माँ नहीं बनूंगी। और थोड़ा फनी सा एटमोसफेयर हो गया था उस समय। मैं बहुत खुश रहती थी थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी। डॉक्टर को जब मैंने ऐसा बोला, डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा चीयर अप किया कि अरे अब आप तो मजाक कर रहे हो, तो जोक आउट द डे हो गया और आप बोल रहे हो कि ये दोबारा ही तो आप मम्मा बनने वाले हो और बस एक बार और आप पुश करो, देखना बेबी आपके पास आ जाएगा, देखो तो बेबी बाहर आ रहा है। और ऐसा करके सिस्टर ने, डॉक्टर ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए एकदम से परेशान थी कि मेरा बेबी बस बाहर आ जाए। और लास्ट पुश, मतलब 4th पुश ऐसा था कि बस बेबी बाहर आ गई और कॉर्ड भी बहुत ईजिली रिमूव हो गई उसके नेक से। बहुत ही आराम से डॉक्टर ने बेबी को बाहर निकाला। ड्यूरिंग दैट पुश मुझे एक कट भी दिया और एक टीयर भी आया। टीयर अपने आप आया, कट उन्होंने दिया, मतलब एक टीयर उन्होंने किया, एक अपने आप आया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली फील हुआ। क्योंकि शायद जब बेबी का हेड बाहर आ रहा था तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि बेबी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा,
लेकिन क्योंकि मैं गिव अप करने वाली थी तो उस समय सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर ने एक्शन लिया वहाँ पर और मुझे कट दिया और विदाउट एनेस्थीसिया मुझे वो कट मिला। ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट लाइक ये क्या किया आपने। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं हम आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, डोंट वरी, हम आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं। मैंने कहा आपने क्या किया, और वो पेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या वो क्या पेन था। लेकिन अपने बेबी को देखने की इच्छा और कि इतना, अभी भी मुझे गूज बम्प आ गए। देखो ये वो फील मुझे, ये देखो वो फील ऐसी फील थी ना, लिटरली वो सिर्फ एक माँ फील कर सकती है जो अपने बेबी को नेचुरली डिलीवर कर रही हो। वजाइनल डिलीवरी आसान नहीं होती है, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल आसान नहीं होती। प्लीज़ जो ये सोचते हैं वो ये ना सोचें और किसी को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करें, और मोटिवेट करिए अपने आसपास जो भी नॉर्मल डिलीवरी करने वाले हैं, जिन्होंने किया है। बहुत मेहनत लगती है और बहुत होप के साथ हिम्मत भी देनी पड़ती है। अपना हिस्सा, अपने शरीर का एक हिस्सा आप दे देते हो अपने बच्चे को और उसे बाहर निकालने की कोशिश। वो पेन, उस समय मैं सब कुछ भूल चुकी थी। जब बेबी मेरे हाथ में आया, डॉक्टर ने बेबी निकाला और सीधे मेरे ऊपर फेंका उन्होंने, और उसी कंडीशन में मैंने चीकू को देखा। और चीकू बहुत क्यूट लग रही थी, उसके काले काले बाल दिख रहे थे अजीब से, वो वाइट से जो ऊपर सॉल्यूशन जैसा होता है उसके ऊपर से उसके बाल दिख रहे थे काले काले, और वो क्या कर रही थी और ऐसे ऐसे फेसेस बना रही थी। और मुझे मिरेकल हैपेंड, सीरियसली मिरेकल हैपेंड दैट डे। जब सबने सोचा कि अब नहीं हो सकता, जब मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर चुकी हूँ, तब मेरी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे मैंने जो किया ना, मिरेकल हुआ उस दिन। और आई वाज सो हैप्पी दैट डे। मेरी 2 बेटियां हैं, प्यारी प्यारी सी, दोनों को मैंने नॉर्मल डिलीवर किया है। ये पूरा जर्नी 9 मंथ का मुझे उस समय याद आ गई कि अब मुझे कुछ फील नहीं होने वाला है। अब बेबी बाहर आ चुकी है। मेरे बम के जो डेज थे, मैं वॉर्म में बेबी के मूवमेंट्स एंजॉय करती थी, अब नहीं होंगे। अब सामने है मेरा बेबी। तो वो सारे 9 महीने की जो पूरी जर्नी थी ना, वो मेरे आंखों के सामने ऐसे पूरी पिक्चर रिवाइंड हुई। अरे मैंने लंबी सी गहरी सांस ली और फिर सब कुछ डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया। फिर डॉक्टर ने फर्दर जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है वो सब कुछ करा उन्होंने। स्टिचेस जो दिए जाते हैं, मुझे टीयर पे स्टिचेस दिए गए, दोनों टीयर पर एनेस्थीसिया दिया गया, फिर स्टिचेस दिए गए। इसके बाद फर्दर जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है, इन बात के जो आफ्टर डिलीवरी प्रोसीजर होते हैं वो सब फॉलो किए गए, फटाफट से सब कुछ क्लीन किया गया। सो इसके बाद बस बेबी को क्लीन कराया गया, चेंज कराया गया, और मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए आप, मुझे उनसे बात करनी है। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड को भी बुलाया गया, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बेबी को देखा, और बस जैसे मुझे पता चला कि बेबी गर्ल है, और आई वाज जस्ट लाइक, मैं इतना रोने लग गई थी। इसलिए नहीं रो रही थी कि वो बेबी गर्ल है, इसलिए रो रही थी कि मेरी बड़ी बेटी यानी अनिका ने एक सिस्टर मांगी, दिल से मांगी, और वो रोज़ प्रे करती थी, मेरे साथ पूजा करती थी। तो वो भगवान से बोलती थी कि उसे बेबी गर्ल चाहिए, उसे सिस्टर चाहिए, भगवान उसे खेलने के लिए सिस्टर दे दो, वो उसके साथ डॉल खेलेगी। और भगवान ने उसकी सुन ली और हमारे घर छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी जी फिर से आ गई। तो इस तरीके से जो मेरी डिलीवरी स्टोरी थी वो कंप्लीट होती है। और भी क्या चीज़ें हुई डिलीवरी के बाद ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। के साथ में मैं डिलीवरी का जो कंपैरिजन है फर्स्ट एंड सेकंड डिलीवरी का वो भी शेयर करूंगी आपके साथ में, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प ज़रूर मिलेगी।